अगर आप 2026 में सोच रहे हैं कि आपको 12th के बाद जो है टीचर बनना है, ठीक है? तो अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपको एक ही एग्ज़ाम है जो देना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बच जाता है। क्योंकि अगर आप 2026 से ग्रेजुएशन करने जाएँगे तो आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होते-होते 2030 आ जाएगा और 2030 के बाद जो है आपका बीएड जो है वो बंद होने वाला है, 2 ईयर बीएड जो चलता है, ठीक है? उसके बाद आपके पास बस यही ऑप्शन बचेगा, ठीक है? तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको जो है अभी से अगर टीचर बनने का आपने सोचा है तो आपको एनसीईटी 2026 का एग्ज़ाम जो है ज़रूर देना चाहिए। एनसीईटी 2026 का एग्ज़ाम है क्या? ठीक है? इससे आप जो है किसी भी 4 ईयर आईटीईपी कोर्स जो है, ठीक है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मतलब कि आप जैसे कि ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? बीएड करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि आप ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर लीजिए, ठीक है? ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स के हैं तो बीए बीएड कर लीजिए, साइंस के हैं बीएससी बीएड कर लीजिए या फिर कॉमर्स के हैं तो बीकॉम बीएड कर लीजिए। सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? और ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा? एनसीईटी 2026 से मिलेगा। और आपको क्या चूज़ करना चाहिए, क्यों चूज़ करना चाहिए इसको एनसीईटी 2026 क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आप साइंस के हैं तो आपके लिए तो बहुत सारे गेटवेज़ है लाइक आप आईआईटी में जा सकते हैं, ठीक है? मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, आप आईआईटी में जा सकते हैं, एनआईटी में भी जा सकते हैं, ठीक है? और आपको वहाँ पे एकदम टॉप लेवल का जो कोर्सेज़ है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? मतलब ऑब्वियसली आप जो है वहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह करने नहीं जा सकते हैं, आप बीएससी बीएड में ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, बट आप आईआईटी, एनआईटीज़ में भी जा सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको जो है ये एग्ज़ाम जो है ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका 1 साल जो है बच जाएगा, क्योंकि अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन के साथ आप 2 साल का बीएड करते हैं, टोटल आपको लग जाएगा 5 साल। बट वहीं पे अगर आप अभी करते हैं, ठीक है? तो आपको 4 साल में ही बीएड और ग्रेजुएशन दोनों का डिग्री मिल जाएगा, जो कि काफ़ी शानदार है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसलिए मैं कहूँगा कि एनसीईटी 2026 दीजिए। पूरा एग्ज़ाम का डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, ठीक है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस का, ठीक है? तो एग्ज़ाम पैटर्न का बात किया जाए दोस्त टोटल क्वेश्चन आपका 181 क्वेश्चंस रहेगा। अटेम्प्ट आपको बस 160 क्वेश्चंस करना है, टाइम आपको 180 मिनट्स का दिया जाएगा। टोटल मार्क्स जो रहेगा आपका 640 मार्क्स का पेपर रहता है, ठीक है? और उसके बाद अगर उस 640 में से अगर आप 300 प्लस ले आते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जहाँ पे मन है वहाँ पे एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन ए जो है आपका इसमें 2 लैंग्वेजेस रहता है, इंग्लिश और हिंदी आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है? तो ये एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक है इस एग्ज़ाम का कि यहाँ पे आपको 2 लैंग्वेज का एग्ज़ाम जो है मैंडेटरी है, ठीक है? और हर लैंग्वेज में 23 क्वेश्चंस आएगा, 23 में से 20-20 आपको करना है, ठीक है? सेक्शन 2 में आपका डोमेन सब्जेक्ट रहता है, कोई भी 3 डोमेन रहेगा आपका, जो भी कोर्स आपको लेना है उसके बेसिस पे, ठीक है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, मैथ्स जो भी आपका रहता है, वो डोमेन्स आपको यहाँ पे चूज़ करना है। 28 क्वेश्चंस ईच रहेगा आपको, 25 क्वेश्चंस हर डोमेन में से करना है, 3-3 आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट में भी 28 क्वेश्चन रहता है, 25 आपको करना है, ठीक है? और देखिए मेन चीज़ ये है कि डोमेन और जनरल टेस्ट का जो प्रिपरेशन है, साथ में लैंग्वेज में से भी एक लैंग्वेज तो आपका सीयूटी के जैसा ही हो गया, ठीक है? तो सीयूटी के प्रिपरेशन के साथ इसका भी हो ही जाएगा, तो फॉर्म तो आप फिल कर ही दीजिएगा जब आएगा तो, ठीक है? फिर आपका जो 4th सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये एक मैंडेटरी सेक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए थोड़ा-सा आपको दिक्कत हो सकता है, इसको एक्स्ट्रा से आपको पढ़ना पड़ सकता है, बट अगर आप थोड़ा-सा मतलब दिमाग लगाएँगे तो ये जो है जनरल टाइप का क्वेश्चन रहता है, उसको आप ईज़िली कर सकते हैं। इसमें से 23 में से आपको 20 क्वेश्चन जो है वो करना पड़ेगा। मार्किंग की बात किया जाए तो +4 आपको करेक्ट के लिए और -1 जो है रॉन्ग के लिए मिलेगा, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन-कौन जो है एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए, कौन-कौन जो है इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकता है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका क्लास 12 होना चाहिए, ठीक है? आप जो है 12 पास हो चुके हो या फिर आप जो है अपीयर कर रहे हो, ठीक है? मतलब कि अगर आप 2026 में क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आप जो है इसके लिए पूरा एलिजिबल हो। कोई भी स्ट्रीम से आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिक्वायरमेंट का बात किया जाए तो डोमेन सब्जेक्ट जो है आपका स्ट्रीम के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है? कि आपने भी जो डोमेन सब्जेक्ट चूज़ किया है कि मान लीजिए आप फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री चूज़ कर रहे हैं, तो आपका क्लास 12 में भी वो जो चीज़ है वो होना चाहिए। नहीं तो आपका मतलब कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जो आपने 12th में पढ़ा है उसी को आप चूज़ कीजिएगा, ठीक है? एज लिमिट का बात किया जाए तो कोई भी आपका एज लिमिट इस पे एनटीए ने नहीं लगाया है, बट कुछ इंस्टीट्यूट है, उनका मतलब एक एज लिमिट होता है कि 16 टू 24 के बीच में रहना चाहिए। तो जनरली 12 के बाद जो है 16 के 24 के बीच में ही लोग रहते हैं, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है? और अगर आप एक ड्रॉपर है, तो उसमें आपको आईआईटी, एनआईटी में, ठीक है, आपको गैप ईयर्स का रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है, ठीक है? मैक्सिमम 2 या 3 साल का आपको गैप ईयर अलाउड है, उससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं है। तो अगर आप 2 साल तक गैप ईयर लिए हैं, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा अगर आपका रहता है, तो आपको थोड़ा-सा दिक्कत फेस करना पड़ सकता है, आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बात करें टॉप इंस्टीट्यूट कौन-कौन आपके एनसीईटी को एक्सेप्ट करता है, तो सबसे पहला जो
टॉप इंस्टीट्यूट है वो है आपका आईआईटीज़, ठीक है? कौन-कौन आईआईटी है इसमें? खड़गपुर, भुवनेश्वर, जोधपुर और आईआईटी रोपर। तो ये जो 4 इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे एनसीईटी के थ्रू, ठीक है? ये जो है आपके बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज पे ऑफ़र करते हैं और इस वीडियो में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? वो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि आप जब भी कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो उसमें आपको स्टेज ऑफ बीएड पूछा जाता है कि कौन से स्टेज पे आपको बीएड मिलेगा, ठीक है? तो उस चीज़ का आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, तो उस चीज़ को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आपका जो एनआईटीज़ है, ठीक है? एनआईटी कलिकट, वारंगल, अगरतला, एनआईटी पुडुचेरी, ये जो है आपके इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं एनसीईटी 2026 का जो मार्क्स है, ठीक है? और उसके बाद आरआईज़ जो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये लोग भी एक्सेप्ट करते हैं आपके एनसीईटी के इस कोर्स अपार्ट फ्रॉम आरआई भुवनेश्वर, ठीक है? आरआई भुवनेश्वर अपना खुद का एग्ज़ाम करवाता है। और उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात किया जाए, डीयू वगैरह जो है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, पंजाब, केरला, सब जो है इसको एक्सेप्ट करता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपको पढ़ना है तो इसके थ्रू जा सकते हो। अगर आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, मैक्सिमम यहाँ पे लिस्टेड है, तो आप जो है इसके थ्रू भी जा सकते हो। बीएचयू बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है? बीएचयू में भी इस साल ऐड हो सकता है बट अभी तक तो नहीं है, ठीक है? उसके बाद बात किया जाए टाइमलाइन क्या रहने वाला है आपका टेंटेटिव डेट, तो आपका जो फॉर्म जो है वो कब आएगा? लेट जनवरी या फिर फरवरी में आ जाएगा, ठीक है? जनरली फरवरी के स्टार्टिंग में फॉर्म जो है आ जाता है। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है आपके अप्रैल में ही आएगा, एग्ज़ाम से पहले आएगा, ठीक है? और एग्ज़ाम जो है आपका जल्दी से अप्रैल के बीच में ही होता है, लास्ट डेट भी 28 अप्रैल को था, तो एग्ज़ाम जो है अप्रैल में हो जाएगा। उसके बाद मई, जून में आपका रिज़ल्ट एंड काउंसलिंग जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और लास्ट ईयर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट में डिले किया था, इस ईयर भी मेबी ऐसा हो सकता है, फिर नहीं भी हो सकता है, उस चीज़ का नहीं पता है मुझे। बट आपका अप्रैल में जो है एग्ज़ाम जनरली हो ही जाता है, ठीक है? मतलब सीयूटी से पहले इनका एग्ज़ाम होता है, ठीक है? एप्लीकेशन फ़ी अगर आप जनरल है तो आपको 1200 देना पड़ेगा, ओबीसी है तो 1000 और एससी-एसटी है तो 650, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इस तरह से आप जो है वहाँ पे फ़ॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका बीएड का स्टेज जो है उस चीज़ को कौन-सा आपको चूज़ करना है, ठीक है? तो आप जहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है? वहाँ पे आपका स्टेज मेंशन रहता है हर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो फाउंडेशनल जो होता है, फाउंडेशनल स्टेज का मतलब क्या होता है कि आप जो है प्री स्कूल से क्लास 2 के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? आप फाउंडेशनल स्टेज पे बीएड करके आप जो है क्लास 9-10 के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। प्रिपरेटरी स्टेज जो है आपका क्लास 3 टू क्लास 5 के बच्चों के लिए होता है और मिडिल स्टेज जो है आपका क्लास 6 टू क्लास 8 के बच्चों के लिए होता है और सेकेंडरी जो होता है 9 टू 12 के लिए होता है। तो आप जो है चूज़ कीजिएगा, एटलीस्ट मिडिल स्टेज आपका होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको स्कूल में पढ़ाना है, नहीं तो आप जो है छोटे स्कूल्स में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। आप जो है कोई भी जेएनवी, केवी इन सब में जाने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको मिडिल स्कूल का जो है जो स्टेज है उसको आपको करना पड़ेगा। सेकेंडरी स्टेज जो है अगर आपको वो मिलता है तो सबसे बड़ा एडवांटेज है। और आईआईटीज़ जो है, एनआईटीज़ जो है, वो लोग आपके सेकेंडरी स्टेज पे ही ऑफ़र करते हैं क्योंकि मिडिल स्किल का वो लोग ऑफ़र नहीं करते हैं, मिडिल स्टेज वगैरह, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से आपको एकदम परफेक्ट वाला जो आपका स्टेज है उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो वीडियो है यहीं पे एंड होता है और अगर आपको कुछ डाउट रहे तो आप जो है हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।